NPT, न्यूक्लियर नॉन प्रोफिलरेशन ट्रीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोफिलरेशन ट्रीटी, ये कब साइन किया गया था? 1968। और इसके बाद एक साइन किया गया था आपका NSG, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, ये कब साइन किया गया बाबू? 1974 में, 1974 में। 96 में किया होगा CTBT, ये कब किया गया? 1996 में। ये तीन चीजों का संबंध एक ही दूसरे से है। देखिए NPT, न्यूक्लियर नॉन प्रोफिलरेशन ट्रीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोफिलरेशन ट्रीटी, नाभिकीय अप्रसार संधि, इसके तहत कहा गया है कि जिन देशों के पास नाभिकीय यानी परमाणु बम बनाने की क्षमता है वह इसका दूसरे देशों को हस्तांतरण नहीं करेंगे, यानी इस टेक्नोलॉजी का प्रसार नहीं करेंगे। न्यूक्लियर नॉन प्रोफिलरेशन ट्रीटी, नाभिकीय अप्रसार संधि, कोई भी देश एक दूसरे को इसका टेक्नोलॉजी साझा नहीं करेगा। समझ में गया कि नहीं आ गया? भारत ने कभी किसी को अपनी टेक्नोलॉजी साझा नहीं किया, भारत ने अपना परमाणु बम खुद अपने दम पर बनाया है। लेकिन पाकिस्तान का एक वैज्ञानिक था अब्दुल कादिर, क्या नाम था? अब्दुल कादिर। ये फ्रांस के परमाणु ऊर्जा एजेंसी में काम करता था और बहुत ही तेज दिमाग का था। फ्रांस में जो जो चीजों को देखता था वो आके घरवा पे नोट बना लेता था और धीरे धीरे अचानक वहां पर ISI के संपर्क में आया और कहां आ गया? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में आकर अब्दुल कादिर ने क्या बना दिया? परमाणु हथियार। इसके लिए आप फ्रांस को जिम्मेदार नहीं कह सकते, इसके लिए आप अब्दुल कादिर की सातिर बुद्धि को कह सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो न्यूक्लियर नॉन प्रोफिलरेशन ट्रीटी कब साइन हुआ था? 1968। क्या कोई देश परमाणु हथियार का हस्तांतरण कर सकता है? लेकिन ऐसा आरोप लगता है कि चाइना ने अपनी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को दिया और पाकिस्तान ने यही टेक्नोलॉजी उत्तरी कोरिया को दिया ताकि उत्तरी कोरिया अमेरिका को टॉर्चर कर सके, क्योंकि अमेरिका फ्री हो जाएगा पूरी तरह से तो किस पे भिड़ेगा? चाइना पर। इसलिए चाइना अमेरिका को फ्री होने नहीं देना चाहता। अब आप कहेंगे कि डायरेक्ट क्यों नहीं चाइना ने दे दिया? तो चाइना बकलोल नहीं है, चाइना बहुत ही होशियार है। वो कभी भी डायरेक्टली अपने ऊपर दाग लगने नहीं देता है और कहता है इनडायरेक्टली तू होली खिला दो तो हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन डायरेक्ट हमारे ऊपर आंच नहीं आनी चाहिए। देखिए ये है आपका उत्तरी कोरिया, ठीक है? ये कौन है? उत्तरी कोरिया। और ये है पाकिस्तान। चाइना चाहता तो किसे दे देता? उत्तरी कोरिया को, लेकिन उसने किसे दिया? अब पाकिस्तान ने किसे दिया? फंसेगा कौन? इसको चाहिए था पैसा, पाकिस्तान पैसा के लिए उगारे घूम देगा, ये तो परमाणु बम बेचना है। समझ में ही नहीं आ गया? पाकिस्तान अजब टाइप का देश है, उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं बचा है। तो चाइना नाभिकीय प्रसार संधि का उतना अच्छा से फॉलो नहीं करता है। पाकिस्तान ने सद्दाम हुसैन को भी दे दिया था, पाकिस्तान ने मुअम्मर गद्दाफी लीबिया को भी दे रखा था। तो पाकिस्तान पे हमेशा इस बात का आरोप लगता है कि अपनी जो परमाणु शक्ति है इसका क्या करता है? प्रसार करता है। हालांकि यह संधि किसके लिए था? अप्रसार के लिए। किसके लिए था? अप्रसार। लेकिन इस संधि के होने के बावजूद कई देश जो थे नाभिकीय हथियारों को एक दूसरे को क्या करने लगे? ट्रांसफर करने लगे, जिस वजह से जो सुपर पावर देश थे, सब शक्तिशाली देश, उन्होंने कहा कि ससुरा सबके पास अगर परमाणु बम हो जाएगा तो कोई डरेगा क्यों? और दूसरा एक और चीज है, डरे ना डरे, लेकिन परमाणु बम रखने से ज्यादा दिक्कत ये है कि उसकी सिक्योरिटी देखना, या अगर कहीं चोरी हो जाए या आतंकवादियों के हाथ लग जाए या ससुरा अपने देश में गलती से भड़क जाए तो दिक्कत हो जाता है परमाणु बम। और ये इतना दूर इसका एरिया होता है जिससे कि कई दूसरे देश भी क्या हो सकते हैं? प्रभावित हो सकते हैं। परमाणु बम एक तरह का प्रदूषण है, न कि कोई हथियार है। जैसे जहां फटता है वहां 30 से 40 किलोमीटर एरिया डिफेक्टेड होता है, उसके बाद वो एक तरह का प्रदूषण, कैसे कोरोना वायरस है, सेम उसी तरह परमाणु बम होता है, दिखेगा ही नहीं, अब मर जाएंगे आदमी। और हवा को क्या कर देगा? प्रदूषित। कोरोना तो 15 दिन का टाइम भी तो देता था, अरे 14 दिन बाद तो पते चलता था और अगला 14 दिन में लेके चल जाता, यानी 1 महीना का उसका पूरा बैच चलता था, टारगेट बैच। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कितने दिन का? 1 महीना का टारगेट, सबको निपटा देता था। उसी तरह से परमाणु बम भी क्या है? एक तरह का प्रदूषण है। वो ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करता है, बस क्या करेगा? प्रदूषण कर देगा। और जैसे आप सूंघिएगा उस प्रदूषण को, दिखेगा नहीं, आपका फेफड़ा गल जाएगा। और ये सबसे पहले उसमें ये थायराइड गलता है इसमें, इसलिए परमाणु बम से बचने के लिए पोटेशियम आयोडाइड की गोली खा ली जाती है। पोटेशियम आयोडाइड सबसे पहले गला ही खराब कर देता है,
यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड की गोली खा लेंगे तो प्रदूषण का प्रभाव बहुत ही कम देखने को मिलेगा। किसी को दिक्कत नहीं ना। तो ये एनपीटी था, ये धीरे धीरे फैलते जा रहा था, इसका कोई फायदा नहीं हो रहा था। और आपको पता है कि परमाणु जिस दिन आतंकवादियों के हाथ लग जाएगा तो भी दिक्कत। अगर ऐसे छोटे मोटे देश के पास लग जाएगा तो सोच रहा किसी को मार देंगे सब। अब जैसे श्रीलंका है, नेपाल है, इन लोग को विश्व राजनीति से मतलब नहीं है, अपने घरे भर रह जाते हैं लोग। तो बड़े लोगों के ऊपर जिम्मेदारियां भी होती हैं। जैसे अभी आप लोग बेरोजगार हैं, किसी से लड़ जाते होंगे, उल्टा सीधा बात कर देते होंगे, लेकिन जिस दिन आपको नौकरी लगेगी, बाल बच्चे वाले हो जाएंगे, एक सीनियर हो जाएंगे, तो उस दिन आप बातों को संभल के बोलेंगे। आज जितना आसानी से आप किसी को बोल देते होंगे, आपके पिताजी नहीं बोल पाते होंगे, क्योंकि जब जिम्मेदारी आएगी तभी आपको समझ में आएगा। अभी तो लड़का सब ऐसा उड़ता है सब जिसका कोई हद नहीं, और जितना लड़का ज्यादा उड़ता है ना, गारंटेड कहते हैं वो यहीं रह जाता है। आलतू फालतू चीज में जो ध्यान दिया उसको बर्बाद होना ठीक से एकदम। लेकिन क्या कर सकता है आदमी, लड़का फीस दे के पढ़ रहा है, भगा तो सकते नहीं हम, लेकिन पता रहता है कि एकरा रिजल्ट नहीं होगा, चक्कर पकड़ ज्यादा करेगा। तो बड़े देशों ने एक और संधि साइन करा लिया 1974 में, नाम रखा एनएसजी, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, एनएसजी, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, एनएसजी। इसमें वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 48। मटेरियल में लिखा होगा 48 सदस्य। एनएसजी में कितने सदस्य हैं? 48 सदस्य। देखिए, परमाणु बम में कई सारे चीज लगते हैं, जिसमें सबसे बड़ा चीज होता है एनरिच यूरेनियम। यूरेनियम जो निकलता है वह 25% एनरिच करिएगा, उसको साफ कीजिएगा ना, तो परमाणु बिजली बना सकता है। लेकिन उसे 55% साफ करना पड़ता है अगर आप उसे क्या बनाना चाहते हैं? परमाणु हथियार बनाना चाहते हैं। और अच्छा करना चाहते हैं तो 80% तक क्या करना पड़ता है? एनरिच करना पड़ता है। समझ में आ गया कि नहीं? एनरिच मतलब उसकी साफ करना पड़ता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे आप कभी कभी देखिएगा ना, दांत तो साफ करते हैं, 4 बार मारा इधर, 4 बार मारा इधर, थूक दिया, काम खत्म। लेकिन कहीं अगर स्पेशल जगह जाना है, या आपका बियाह शादी पड़ा है, या इंटरव्यू है, तो मार लगता है कि आज तो एक ससुरा पूरा कोना कोनी साफ करके रख देंगे। इतना पूरा ऐसा लगेगा जैसे हार्पिक से धो देगा, सब पूरी तरह से साफ कर दे। उसी तरह से यूरेनियम जो परमाणु बिजली घरों में लगता है वो उतना शुद्ध नहीं होता है, लेकिन जो परमाणु बम में लगता है वो बहुत ज्यादा शुद्ध होता है। यानी अगर यूरेनियम पर कंट्रोल किया जा सके, यूरेनियम, पोलोनियम, ये सब जो चीजें परमाणु ईंधन के रूप में काम आती है, तो इससे ये हो सकता है कि अगर किसी के पास टेक्नोलॉजी आ भी गई तो वो ईंधन का यूरेनियम कहाँ से ला पाएगा। और यूरेनियम को एनरिच करना ऐसा नहीं होता है कि चावल फटकना हो गया कि कोनो कोना में कर दीजिएगा, उसके लिए बहुत हैवी प्लांट लगाना पड़ता है। तो कोई भी देश उस पर क्या कर सकता है? निगरानी रख सकता है। और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग, जिसका मुख्यालय जनेवा में है, ये हर देश पर अधिकारित है कि वह निगरानी कर सकता है। अगर वह कह देगा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग किसी देश से, भारत से, कि आपके पटना में मुसल्लापुर में एक बहुत बड़ा गोदाम है जिस पर परमाणु ऊर्जा का, परमाणु बम का क्या कर रहा है? परीक्षण किया जा रहा है, तो भारत सरकार को उसको परमिशन देना पड़ेगा। अब वो परमाणु ऊर्जा कहाँ आएगा? पटना, मुसल्लापुर हाट में। जब गोदाम खोलेगा तो देखेगा तो खान सर का कोचिंग है। समझ में आ गया कि नहीं? यहाँ का लड़कों परमाणु बम है, लड़की तो हाइड्रोजन बम। आगे बढ़ जाए। आप पीडीएफ नहीं मिला है क्या लड़कों को? ऑनलाइन वालों को नहीं मिला है? सबको पीडीएफ मिल गया। सर आप पीडीएफ लिखा, क्या कर रहा है सर? आप पीडीएफ लिखा, देख कर इग्नोर कर रहे हैं। पीडीएफ लिखा, देख क्या बोल रहा है गधा? समझ में आ रहा है? अच्छा, वो पीडीएफ चिल्ला रहा, हम इग्नोर कर रहे हैं। ब्लॉक मार दो। नरेंद्र बेचारा, नरेंद्र ये और जाके मार दिया उसको, छोड़ दो। हाँ छोड़ दो गधा कहीं का। तुम्हारा पीडीएफ नहीं खुल रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि किसी का नहीं खुला। अब पीडीएफ रख के हम लोग अचार नहीं डालेंगे, बैठने दीजिए इसका। तू लोग जब मन तब चलाता है, डिस्टर्ब कर दिया सबको। इसे कोई सबसे बड़ा खराबी ये रहता है, कोई महीना में जब मन करेगा तो आएगा, जब मन करेगा तो नहीं आएगा। हैंडीकैप लोग को अपना टाइमिंग और कंटिन्यूटी पे ध्यान देना चाहिए। मैं 5 से 10 ऐसे हैंडीकैप है ना जो कंटिन्यू आते हैं, बाकी जिसका जो नींद खुला चल दिया, नींद नहीं खुला है छोड़ दिया, सीट तो आप नहीं लो।
चलिए अब ध्यान से देखिए, तो आप बताइए, अगर परमाणु बम को फैलने से रोकना है, किससे रोकना है? परमाणु बम को फैलने से रोकना है। अगर परमाणु बम को क्या करना है? फैलने से रोकना है, तो उस पे जो ईंधन है, उस ईंधन को क्या करना पड़ेगा? रोकना पड़ेगा। अब दो समस्या ये है, ईंधन को रोकने में कितनी समस्या आती? दो। पहला समस्या ये आ जाता है बाबू कि हर देश के पास परमाणु बिजली घर है, और वो परमाणु बिजली घर में भी वही ईंधन लगता है जो परमाणु बम में लगता है। अब हो गया बवाल कि कोई भी देश पहले बनाता है परमाणु बिजली घर, जैसे भारत ने 1972 में बनाया परमाणु बिजली घर और 1974 में फोड़ दिया अपना परमाणु बम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये हर देश में क्या हो जाता है? डर हो जाता है, भाई ये क्या हो गया। तो परमाणु बिजली घर भी बनाना था, तो परमाणु बिजली घर में जो यूरेनियम लगता है वो 20 से 25% एनरिच यानी शुद्ध करके रखे जाते हैं, उससे ज्यादा वो उसे देता नहीं है। अब उसके बाद उसे एनरिच करने में 80% ले जाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, 2-3 साल लग जाएंगे। इस बीच कौन पकड़ लेगा? अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग। और कौन देश परमाणु बम बना रहा है, धीरे धीरे भांप के पता चल जाता है कि कौन, वजह से अभी ईरान, धीरे धीरे पता चल जाता है कि नहीं पता चल जाता है। तो एनएसजी के सदस्य जो है 48 है, ये वही 48 सदस्य है जिनके यहाँ यूरेनियम पाया जाता है या थोरियम पाया जाता है। अब ये कहते हैं कि हम किसी को 1 ग्राम यूरेनियम बेचबे नहीं करेंगे अगर वह देश एनपीटी पर साइन नहीं किया है तब। तो पहले अगर आपको क्या चाहिए? यूरेनियम चाहिए अपने परमाणु बिजली घर में डालने के लिए, तो आपको क्या साइन करना पड़ेगा? एनपीटी। और एनपीटी साइन करिएगा तो उसमें लिखा रहता है कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चाइना, यही 5 परमाणु संपन्न देश हैं, अन्य देशों को परमाणु हथियार रखने का अधिकार नहीं है। भारत साइन करेगा? नहीं किया है भारत साइन नहीं किया है, कहा कि हमारा परमाणु को काम में आएगा दीपावली के लिए। हाँ, तो भारत ने एनपीटी पे साइन किया है? नहीं किया। अब भारत को क्या यूरेनियम मिलेगा? नहीं। तो एनएसजी के सदस्य भारत को यूरेनियम नहीं देते। तो भारत इधर उधर से जुगाड़ लगा के कभी ऑस्ट्रेलिया से व्यक्तिगत रूप से यूरेनियम मंगा लेता है, कभी कजाकिस्तान से, कभी कनाडा से, लेकिन भारत को इसमें क्या होना चाहिए? सदस्यता मिलनी चाहिए। किस में? एनएसजी में। लेकिन भारत को एनएसजी में सदस्यता नहीं है। ये गड़बड़ बात है, क्योंकि हमारे पास जो यूरेनियम है हमारे देश का, वो परमाणु बिजली घर में चला जाता है, और बाकी जो बचता है तनी मनी कहाँ जाता है? परमाणु बम में। लेकिन ये घबराने की बात नहीं है, क्योंकि परमाणु बम में जितना चाहिए तो उतना हो गया है। कोई देश परमाणु बम को 50-60 को नहीं मारता है, 2-3 को काफी है। भारत के पास लगभग 90 को है। समझ में आ गया कि भारत के पास 90, पाकिस्तान के पास 115, चाइना के पास 150। समझ में आ गया कि नहीं? जरूरत कितना का है? 5-6 का। तो क्या जरूरत है उतना ज्यादा रखले बिना? हम लोग के पास कितना है? 90। तो दोनों को 90-95 दे के हम लोग दोनों के हिसाब से रख दिए, बीजिंग से लेकर लाहौर तक, पूरा बेहतरीन ढंग से। परमाणु बम किसी भी युद्ध का समाधान नहीं है। इतना याद रखिएगा कि अगर हम लोग किसी पे मार दिए परमाणु बम, या हमारे पे कोई मार दिया परमाणु बम, तो फिर हम लोग भी नहीं छोड़ने वाले हैं। अब परमाणु बम चला तो प्रथम विश्व युद्ध तृतीय विश्व युद्ध चालू हो जाएगा, क्योंकि पहले सरकार पर दबाव बनाने वाला कोई नहीं था। अभी सरकार पर दबाव बनाने वाली सोशल मीडिया है। समझ में आ गया? सरकार पर क्या बना देगा? दबाव बना देगा। आगे देखा जाए तो भारत एनएसजी का सदस्य है। एनएसजी का सदस्य न होने के कारण भारत को यूरेनियम आसानी से मिलता है कि बहुत मेहनत से, इसलिए भारत का बिजली घर भी नहीं चल पाता है। तो भारत भी टांग लड़ाता है, कोयला फूकने लगता है। जब कोयला फूकेगा तो परमाणु प्रदूषण होगा। अब यूएनएफसीसी वाले चले आएंगे, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसी। इन्हीं का सम्मेलन होता है जिसे हम लोग केप कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लेप। क्या कहेंगे? केप, सीओपी, कोप कहते हैं ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो ये बैठक होती है, केप 26 अभी हुआ था ना, इसी में कहा जाता है कि आप प्रदूषण कम कीजिए। तो भारत क्या करता है? कोयला जलाने लगता है। अब केप की बैठक में सब कहता है, रे इतना कोयला काहे जलाता है? तो कहा कि हमको बिजली बनाना है, अनारे में रहेंगे हम। तो कहा कि बिजली बनाना है तो सौर ऊर्जा से बना लो। तो कहा कि वो टेक्नोलॉजी अमेरिका वाला सब पेटेंट करा के रखा है, टेक्नोलॉजी दिला दो, और नहीं तो परमाणु ऊर्जा से बनाओ। तो परमाणु ऊर्जा में बिजली ज्यादा बनती है, प्रदूषण उतना नहीं होता है। प्रदूषण ज्यादा नहीं होता, परमाणु ऊर्जा से प्रदूषण ज्यादा नहीं होता, बिजली ज्यादा बनती है। तो कहता है कि तुम्हारा तो 12-12 को परमाणु रिएक्टर है, काहे नहीं उससे बनाता है? कहा कि हम एनएसजी के सदस्य नहीं है, हमको यूरेनियम नहीं देता है सब।
और जब यूरेनियम नहीं देगा सब तो हमारा बिजली घर बंद रहेगा, हम जलाएंगे कोयला, बाढ़ में गया प्रदूषण, पर्यावरण बाद में देखेंगे, पहले अपने देश को अनहरिया में रखेंगे। तो सब देश कहता है सब कोई बात नहीं, इसको विशेष समझौते के तहत परमाणु यूरेनियम उपलब्ध कराया जाए। तो भारत ने अपना कुल यूरेनियम डाल देता है किसमें? परमाणु बम में। अपना परमाणु यूरेनियम कहां डाल देता है? परमाणु बम। अब बाकी जो एनर्जी से लाता है वो बिजली घर में। भारत एनर्जी का सदस्य बनना चाहता है, लेकिन चीन और पाकिस्तान इसका विरोध करते हैं। चीन कहता है कि अगर भारत एनर्जी का सदस्य बन सकता है तो पाकिस्तान क्यों नहीं? तो भारत भी इस पे चुप लगा जाता है, क्योंकि इसका जवाब बाकी देश दे देंगे सब। कोई भी देश पाकिस्तान पर भरोसा नहीं कर सकता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बताइए एनर्जी किसकी सप्लाई करता है? यूरेनियम। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, भारत इसका सदस्य है। अब देखिए, जुगाड़ से अगर आप यूरेनियम मंगा भी लिए या आप ही के देश में यूरेनियम मिल गया, तब तो एनपीटी किसी काम का नहीं, क्योंकि एनपीटी साइन होने के बावजूद लोग परमाणु हथियारों की टेक्नोलॉजी दे देते थे, और या तो खुद देश वो बना लेता था टेक्नोलॉजी, और यूरेनियम का अगर उसके देश में थोड़ा भी भंडारण मिल गया तो अपने से बना लिया। तब 1996 में अमेरिका लाया सीटीबीटी, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट, मतलब बहुत बड़े पैमाने पर टेस्ट, बैन प्रतिबंध लगाया गया, ट्रीटी मतलब समझौता, सीटीबीटी बृहद मतलब कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। सीटीबीटी का फुल फॉर्म क्या होता? कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, याद रहेगा। इसमें कहा गया है कि आप परमाणु बम का परीक्षण नहीं कर सकते, यानी कुल ले दे के ये सारा टारगेट किस पर जा रहा है? परमाणु बम पर। ना आप टेक्नोलॉजी साझा कर सकते हैं, ना आप यूरेनियम खरीद सकते हैं, और ना ही आप परीक्षण कर सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? परमाणु परीक्षण नहीं कर सकते। किसी को कोई दिक्कत? भारत ने क्या सीटीबीटी पर साइन किया है? नहीं, क्योंकि यह कहता है कि आप परमाणु बम का परीक्षण नहीं कर सकते। हालांकि भारत को इस पर साइन कर देता। रीजन क्या है कि यह कहता है कि आप हवा में परीक्षण नहीं कर सकते, जमीन पर परीक्षण नहीं कर सकते, पानी में परीक्षण नहीं कर सकते। भारत ने अपना जमीन के अंदर किया है, और ये जमीन के अंदर वाली चीजें इसमें लिखी नहीं गई है। और आपको अगर ऐसा लगता है कि ये गलती से छूट गया सीटीबीटी में, तो ऐसा नहीं है। सीटीबीटी में स्पष्ट लिखा है कि कंप्यूटर के आधारित परीक्षणों को जमीन के अंदर किया जा सकता है। अब कंप्यूटर बेस्ड परीक्षण केवल विकसित देशों के पास है, विकासशील और गरीब देशों के पास नहीं है। ये चोट्टा जो है सब, ये केवल और केवल अपने हिसाब से काम करता है। अब आप बताइए, जैसे घर का नक्शा इंजीनियर बनाता है, जबकि कंप्यूटर बेस्ड भी नक्शे बन जाते हैं। कार का क्रैश टेस्ट होता है। कार का क्या होता है? क्रैश टेस्ट। जब कोई नई कार बनती है तो उसको लड़ा के चेक किया जाता है कितना है, जबकि नई नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से बिना लड़ाए आप कंप्यूटर बेस पे भी चेक कर सकते हैं कि कितना इस पर खर्च आएगा। तो बताइए, कंप्यूटर वाली टेक्नोलॉजी सबके पास होगी? तो गरीब देश क्या करेगा? लड़ा लड़ा चेक करेगा। तो गरीब देश जो है परमाणु बम को भड़का के चेक करता है, और अमीर वाला कंप्यूटर बेस्ड पर। तो भारत ने भी किस पर कर दिया? कंप्यूटर बेस्ड पर, जमीन के अंदर। तो भारत को ही लोग गरीब देश समझ रहा था, लेकिन ना पता था एपीजे अब्दुल कलाम ये बैठल है, सब चीज करके चल दिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी में क्या गलती से परमाणु भूमिगत परीक्षण पर रोक लगाया गया? ये जानबूझ के, जानबूझ पे छोड़ दिया है। बाकी हर जगह आप क्या कर सकते हैं? परीक्षण कर सकते हैं। अमीर देश या विकसित देश कितना भी परमाणु बम को रखे, देखिए, या इमोशनल होके मत सोचिए। आपको लगेगा कि परमाणु बम रखने का अधिकार या तो किसी को ना हो या तो सबको हो, ऐसा नहीं हो सकता है। सारे अमीर देश या बड़े देश बहुत जिम्मेदारी को भी निभाते हैं। आप देखिएगा कि प्रधानमंत्री भारत के जाएंगे, उनकी जिम्मेदारी अलग होगी, और वही प्रधानमंत्री मालदीव के जाएंगे तो उनकी जिम्मेदारी अलग होगी। बहुत बड़ा पावर होता, फर्क होता है। तो ऐसा सबको भी नहीं देख सकते। ये समझ में आ गया कि नहीं आया? आगे बढ़ जाएं। तीनों समझौते याद हो गए? मरियल की तरफ बोल रहा है। पीके प्रभाकर, दुनिया का सबसे इंटरेस्टेड टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन कभी खत्म नहीं होता है। हम आपको बेसिक जानकारी बता सकते हैं, ठीक है? इंटरनेशनल रिलेशन किस देश का किस देश से जमता है, बाकी चीजों को आपको रेगुलर बेसिस पर कब क्या हो रहा है आपको समझना पड़ेगा।
आगे बढ़े, बताइए कौन सी संधि यूरेनियम की खरीद बिक्री को देखती है? NSG। परमाणु हथियार की टेक्नोलॉजी को प्रसार होने से रोकता है। कौन रोकता है? परीक्षण पर बैन लगाता। CTBT। किसी को दिक्कत नहीं ना? यूरेनियम के जितने बड़े भंडार हैं वो 3 देशों के पास है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और कजाकिस्तान। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और कजाकिस्तान, यही 3 देश है पूरी दुनिया का 50% यूरेनियम अपने रखे हैं। दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ कौन है? यूरेनियम। इतना बड़ा कलम देख रहे हैं, यूरेनियम भारत इतना खरीद के लाता है तो पूरे पटना को बिजली दे देता है। इतना यूरेनियम से 1 महीना पटना को बिजली दे दीजिएगा। जब इसको जलाएंगे ना, जैसे इतना बड़ा कागज को जलाएंगे, 1 मिनट ना लगे, फट से जल जाएगा, 10-20 सेकंड में जल जाएगा। लेकिन इतना ही मोटा लकड़ी जलाएंगे 2 मिनट जलेगा। इतना ही इसी प्लास्टिक को जलाएंगे 5 मिनट जलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और अगर यही चंदन की लकड़ी रहेगी और जबरदस्त जलेगा, और यही यूरेनियम रहेगा ससुर 1 महीना दहकेगा। समझ में आ गया कि नहीं? जब तक दहकेगा क्या बनाएगा? परमाणु बम, परमाणु बिजली का धीरे धीरे दहकाया जाता है, और परमाणु बम में एक के बाद दहका दिया जाता है। बम और ईंधन में बस यही अंतर है, ईंधन धीरे धीरे जलता है और बम अचानक। जैसे आपके घर में जो LPG का सिलेंडर होता है वो धीरे धीरे जलता है, तो क्या है? ईंधन। अचानक भड़क गया तो क्या बन गया? परमाणु बम। अब समझ में आया कि यूरेनियम इतना महंगा क्यों बिकता है। अब सोचिए पटना का बिजली बिल कितना आता होगा, इसीलिए ना यूरेनियम महंगा आता है। और भारत के पास थोरियम है। अभी थोरियम से बिजली बनाने की टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, और पूरी दुनिया का 80% थोरियम कहाँ है? भारत में। जिस दिन थोरियम से परमाणु बिजली बनाने की टेक्नोलॉजी आ गई, भारत में बिजली फ्री। भारत में बिजली क्या हो जाएगी? फ्री हो जाएगी। ऐसे भी आप देखेंगे पंजाब हो गया और दिल्ली हो गया, ये बिजली को क्या कर रखे हैं? आम जनता के लिए फ्री कर रखे हैं। हालांकि पंजाब में तो एक्स्ट्रा बिजली दे दिया। 300 यूनिट बिजली बहुत ज्यादा होता है, समझ में आ रहा है नहीं? 300 यूनिट बिजली का मतलब 2000 रुपया महीना का बिल। अब आप समझ सकते हैं जो 2000 रुपया महीना का बिजली बिल भर रहा है वो बहुत आराम से जिंदगी जी रहा है। समझ में आ गया कि नहीं? बिहार में तो 1000 रुपया का माफ कर दे तो 80% जनसंख्या माफ हो जाएगी। कितने लोग का घर का बिजली बिल 1000 रुपया से ज्यादा आता है? कौन चीज चलाता है? 2000 से ज्यादा कितना का आता है? कौन चीज क्या है आपके घर में? अरे रुपया नहीं कह रहे हैं हम, 2000 रुपया से ज्यादा बिजली बिल। क्या क्या करते हैं आप घर में? हाँ, अच्छा कॉमर्शियल यूज करता है ये बकलोदा, तो घर थोड़े वो कॉमर्शियल यूज करता है। फ्री ज्यादा बिजली थोड़े उठाता है, साल भर में वो 1000 रुपया उठाएगा। फ्री ज्यादा बिजली बिल नहीं उठाता है। सबसे ज्यादा बिजली बिल 2 चीज उठाते हैं, AC और मोटर। और ठंडी के दिन में कपड़ा प्रेस करने लगेंगे तब आयरन या हीटर, तब क्या होगा? ज्यादा बिजली आने लगता है। आगे बढ़े, चलो ध्यान से देखते हैं। तो अगर भारत के पास थोरियम आ गया तो परमाणु बिजली क्या होगा? बहुत ज्यादा बनेगा, और सबको बिजली क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा। सबकी बिजली फ्री हो जाएगी। बिजली उत्पादन में हिमाचल प्रदेश ठीक ठाक जगह, वहाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिक से बिजली इजी बन जाता है। उत्तराखंड में हाइड्रो इलेक्ट्रिक से बिजली इजी बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। पानी खरीदना ही नहीं है, बांध बना दीजिए, एक बार का खर्चा है उसका बिजली बन जाएगा। बिहार में समस्या ये है कि पहला खर्चा तो बिजली घर को लगाने में, उसके बाद झारखंड से कोयला खरीदिए, उसके बाद कोयला को ले आके ढोइए, फिर कोयला को कूचिए, फिर कोयला को क्रश कीजिए, फिर कोयला को बॉल मिल में डालिए, उसके बाद कोयला को पाउडर बनाइए, तब जलता है। आपको कुछ ही लगता है खड़े कोयला डाल देगा? पाउडर बनाया जाता है बॉल मिल में। एक वीडियो बना रखे हम आपको, बिजली कैसे बनता है, उसको देखिएगा लोग, आपको पूरा बिजली समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ जाए। नहीं समझे? अब अगला टॉपिक है आपका वासेनार अरेंजमेंट। क्या है? वासेनार अरेंजमेंट। वासेनार अरेंजमेंट जो था ये भी क्या है? हथियारों के प्रसार को रोकता है। हथियारों के प्रसार को रोकता है। 2 चीज समझिए, NPT हथियारों के टेक्नोलॉजी को रोकता है, दिख रहा है?
एनपीटी किसे रोकता है? हथियारों के टेक्नोलॉजी को। और वासेनार अरेंजमेंट क्या करता है? हथियारे के प्रसार को रोकता है। अब जैसे एनपीटी में कहा गया कि आप परमाणु बम की टेक्नोलॉजी नहीं दे सकते, पता चला कोई पगला उठा के परमाणु बम दे दिया, कहा कि हम टेक्नोलॉजी कहाँ दी है, हम तो परमाणु बम दे दिए। तो दो बहुत कानून उटपटांग होता है। कानून कैसा होता है? अंधा होता है। कानून कैसा होता है? अंधा। तो वासेनार अरेंजमेंट जो है वो हथियारों के क्या है? प्रसार को रोकता है। खतरनाक हथियारों के बिक्री पर क्या करता है? रोक लगाता है। कौन? वासेनार अरेंजमेंट। कौन? वासेनार अरेंजमेंट। साथ ही केमिकल हथियारों पर भी क्या करता है? बैन लगाता है। रासायनिक हथियार बहुत ही खतरनाक होते हैं, बहुत लोगों की जान ले लेते हैं, जिसमें सबसे खतरनाक वर्तमान समय में रासायनिक हथियार सेरीन गैस है। कौन गैस है? सेरीन गैस। सेरीन गैस, इसे गरीबों का परमाणु बम कहते हैं। सेरीन गैस को गरीबों का क्या कहते हैं? परमाणु बम कहते हैं। एक वैक्यूम बम होता है, वैक्यूम बम। वो कहीं पे भी जाएंगे तो टेम्परेचर को इतना बढ़ा देता है, इतना बढ़ा देता है अचानक कि आपकी फेफड़े की हवा भी जल जाती है, आदमी का फेफड़ा जल जाता है, इतना तेज टेम्परेचर को बढ़ा देता है। तो सेरीन गैस को गरीबों का क्या कहा जाता है? गरीबों का परमाणु बम। गरीबों का परमाणु बम सेरीन गैस। तो बताइए, हथियारों के, खतरनाक हथियारों के बिक्री पर कौन बैन लगाता है? वासेनार अरेंजमेंट। रासायनिक हथियारों के खरीद बिक्री पर वासेनार अरेंजमेंट। रासायनिक हथियारों के प्रयोग पर वासेनार अरेंजमेंट। ये सारे नियम छोटे और कमजोर देशों पे लगता है। रूस कुछ भी करे कोई नहीं बोल सकता है। अफगानिस्तान में अमेरिका 10 साल 20 साल रह के मारा, बम मारा, गोली मारा, हथियार लिया, कोई कुछ बोला। लेकिन वही यूक्रेन पे सब चिल्लाने लगा। हम आपको क्या बोलते हैं? अंग्रेज केवल गोरे लोगों के प्रति वफादार है, बाकी के लोगों को वो बोलते बड़े प्यार से हैं। वो आपको कभी गाली गलौज नहीं करेंगे और ना ही आपको कभी ऐसा फील होने देंगे कि आपसे नफरत करते हैं। लेकिन वो एक एक करके पूरे सबको मारेंगे, सबको मारेंगे। एशिया वाले को तो वो अपना मार्केट समझते हैं, सामान खरीद को बेच दो यहाँ पर, बाकी वो सबको ससुरन को मारेंगे। ये बात एपीजे अब्दुल कलाम और अटल बिहारी वाजपेयी को अच्छा से पता था कि आओ मारो। अगर जिस तरह से तुमने मुअम्मर गद्दाफी को मारा, भारत को नहीं मार सकते हो। होस्नी मुबारक को मार के जिस तरह मिस्र को बदनाम किए, नहीं कर सकते हो। बशर अल असद को मार के, मतलब हमला करके जिस तरह सीरिया को चौपट किए, भारत को नहीं कर सकते। सद्दाम हुसैन को मार के जिस तरह इराक को ले गए, भारत को नहीं ले जा सकते। शेख अब्दुल्ला सालेह को मार के जिस तरह यमन को चौपट किए, भारत को नहीं कर सकते। ईरान पे प्रतिबंध लगा के जिस तरह से उसको चौपट किए, भारत को नहीं कर सकते। अफगानिस्तान को ढोलक बजा के पीटे, भारत को नहीं कर सकते। और जिस दिन करोगे उस दिन तुमको याद आएगा कौन था? एपीजे अब्दुल कलाम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मार धो देगा आदमी एक बार में। तो हमेशा याद रखिएगा, भय बिना प्रीत कहां। जब तक डर नहीं तब तक मोहब्बत नहीं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? डर नहीं रहेगा तो छुट्टा साड़ की तरह छोड़ दे। आप लोग को भी माँ बाप से थोड़ा डर रहता है, नहीं तो अबे वापस बुला लेंगे पटना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आज जिस दिन अपने पैर पे खड़े हो जाएंगे, नौकरी उकरी हो जाता है, आप डरना छोड़ देते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? किसी भी रिश्ते के लिए डर, जरूरत और इंसानियत, इन तीन चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये तीन चीज खत्म, दुनिया में रिश्ता खत्म। आप यहाँ क्लास में क्यों बैठे हैं? आपको डर भी है कि फेल हो जाएंगे, जरूरत भी है नौकरी की। समझ में आ गया? जिस दिन नौकरी मिल गई, डर भी खत्म, जरूरत भी खत्म। तब आप यहाँ आएंगे तो केवल और केवल इंसानियत के नाते। जिस दिन इंसानियत खत्म, वो भी नहीं आएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? हर रिश्ते के लिए तीन चीज का होना जरूरी है, और इंटरनेशनल रिलेशन के लिए डर का होना जरूरी है। डर का होना जरूरी है। किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत नहीं ना? वासेनार अरेंजमेंट समझ में आ गया? ये खतरनाक हथियारों की बिक्री पर रोक लगाता है। अब एक और खतरनाक संगठन है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिलम, MTCR। इसमें कितने देश हैं? 35। कितने देश हैं? 35 या 35। सबसे नवीनतम देश भारत। हाँ,
सबसे नवीनतम देश भारत, बैटरी चेंज कर लेते हैं। देखिए MTCR जो होता है, नाम से ही स्पष्ट है कि मिसाइलों की टेक्नोलॉजी को ये कंट्रोल करता है। तो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिलम, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल यूनिट, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल यूनिट। ये गधा देखो क्या कर रहा है, रोज रोज बैटरी ये खत्म हो जाता है। अरे बैल कहीं का 1.5 घंटा चलवे करता है इसका बैटरी, फिर चेंज करना पड़ता है। सब पता ना, भैंस छोड़ के एकदम जो कोई काम का नहीं रहता, एकदम रिजेक्ट हो जाएगा, उसको लोग कहाँ भेज देता है, खान सर। एनडीए के बैच में, पिछले वाला जो बैच में एगो लड़का आया था, वो आया क्या कह के पता है, सर हमको पता है कि मेरा रिजल्ट नहीं होगा, लेकिन आपका फीस इतना कम है कि हम ले लिए एडमिशन। उत्तराखंड से आया था, कह रहा था कि हमारे यहाँ 40,000 रुपया फीस ले रहा था। 60,000 लेता है। आप उत्तराखंड की, अच्छा आप वहां गई थी क्लास लेने के लिए, 60,000 सुना दिया, बाप रे बाप। 60,000 में तो हम आपके बदले हम ही एग्जाम दे देंगे। साठ 60,000 फीस नहीं। देखिए बात समझिए, भारत में 2 तरह के टीचर हैं। एक जो वेस्टर्न कल्चर से प्रेरित है कि पढ़ाओ और कमाओ, और एक जो भारत की संस्कृति से प्रेरित है कि शिक्षा के बदले गुरु दक्षिणा होता है। तो हम लोग भारत की मिट्टी से जुड़े हुए हैं, शिक्षा मतलब गुरु दक्षिणा होता है, न कि उसके लिए कमा लो यहाँ पर। तो बताइए 60,000 रुपया उससे ले, वो हमको 40 बताया, शायद मोलाई किया होगा, उत्तराखंड का लोकल था तो तो लोकल था वहां का, कहा 40,000 रुपया। और यहाँ पर उसको कई सब्जेक्ट पढ़ना होता है। एनडीए में यूपीएससी का पूरा मैथ होता है, साइंस होता है, इंग्लिश होता है, तो अन्य टीचर भी रहते हैं। जहाँ हमको पढ़ाना रहेगा, हम ऑनलाइन वाले को 200-250 में पढ़ाते हैं, बट जहाँ सारे टीचर लगेंगे तो उन लोग को भी कुछ देना है कि नहीं देना है। तो उसको 40,000 की जगह उसको 999 फीस दिया, और इतना मजाक करके पढ़ा, कहा कि हमको पता है मेरा रिजल्ट नहीं होगा, हम पढ़ने में कमजोर है, लेकिन आपका फीसवा कहाँ 40,000, कहाँ 900 रुपये, बहुत का अंतर है। अब पता है एग्जाम दिया तो उसका सिलेक्शन एकदम कंफर्म है, होगा कंफर्म हो जाएगा। अब वो बेचारा सीरियस हो गया, कहा कि सर हम पहले बहुत मजाक कर रहे थे, अब हमारा सितंबर में इंटरव्यू होगा, अब आप कुछ कीजिए। हम कहे तुम तो कह रहा था मेरा ना होगा। आया मजाक में उसका हो गया, लेकिन सितंबर बहुत दिन होता है इंटरव्यू के लिए, बहुत 1 महीना बहुत होता है इंटरव्यू के। हम लोग तो मजाक में चल गए थे एनडीए में। हाँ जीएसए नहीं होगा एनडीए में, 300 नंबर का मैथ होता है, जानते हो कौन वाला, इंजीनियरिंग वाला इंटर वाला। 200 नंबर का साइंस होता है, कौन वाला, इंटर वाला। 200 नंबर का इंग्लिश होता है, सीजीएल वाला। और 200 नंबर का जीएस होता है, कौन चीज समझो, ग्रुप डी, 100 नंबर में खत्म। यूपीएससी लेता है, और 2 टाइम होता है। मैथ का पेपर अलग होगा आपका, और फिर लंच कर देगा, जाइए थोड़ा हाथ पैर भांज के आइए। हाँ, ये 900 नंबर का एग्जाम होता है। अब ये भी तो देखिए सीधे क्या बना देता है, लेफ्टिनेंट 120 लोगों की जिम्मेदारी आपके ऊपर दे देता है, सीधा एक कंपनी कमांडर बनते हैं। और अगर आपने टिक मार दिया वायुसेना को, राफेल दे देगा आपको, ले जाइए उड़ाइए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सबसे बेहतरीन जॉब कब होता है, जब कम उम्र में जॉब होता है। सबसे बेहतरीन एनडीए लगता है, दाढ़ी मोछ नहीं रहता है, लाल बत्ती की गाड़ी में घूमता है। कितना सही रहता है, लड़की लोग बताओ। हाँ बहुत सही रहता है। कहीं पे आप खुद सोचो, तुम लोग का अगर कम उम्र में जॉब हो जाएगा यहाँ पे, कितना अच्छा रहेगा। सब जिधर तुम मोहल्ला में इधर उधर देख रहा था, सब इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए, नहीं हो जाएगा? अब तुम्हारे लिए तो मेहनत नहीं रहेगा। लड़की भी सोचेगी सब मोहल्ला की, एकरे से हो जी तो कितना अच्छा था, एने देखो ससुराल, एने देखो नैहर, इतना अच्छा नौकरी। लेकिन तुम लोग रगड़ेगा आके, 10 साल में नौकरी लेगा। सबसे एकदम क्या करना है, जल्दी नौकरी लेना है, तब ना बचल रहेगा। बाकी सब ने तो खत्म हो जाएगा, तो तुम लास्ट में नौकरी लेके क्या करेगा? आगे बढ़े। हम सब लड़का को सोचते हैं किसी न किसी को चौपट करे।
लेकिन लड़का खुद चौपट करना नहीं चाहता, जैसे श्याम सुंदर है, इसको हम नौकरी दिला के रहेंगे, चौपट करेगा। बकलोल भाई क्या कर रहा है, दूगो को चौपट करे, कैसे दूगो को चौपट, दूगो के चक्कर में अपने पगला जाएगा वो। आगे बढ़ जाते हैं, देखो बाबू ध्यान से, ये किस चीज की टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करता है, मिसाइल। अब एक बात बताइए, खतरनाक मिसाइल भी बहुत जरूरी होते हैं। अगर दूर तक मारक क्षमता की मिसाइलें अगर हम आ गई किसी के पास, बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो MTCR कहता है कोई भी देश 300 किलोमीटर से ज्यादा मारक क्षमता की मिसाइल ना दूसरे देश से खरीद सकता है, ना दूसरे देश को बेच सकता है। अब बताइए, भारत जो है MTCR का सदस्य ये बना है 3 साल पहले, समझ में आ गया, 2016 में बना, 17 में। तो भारत बहुत देर में MTCR का सदस्य बना। अब भारत को 300 किलोमीटर से ज्यादा मारक क्षमता की मिसाइल चाहिए थी, तो अग्नि तो अब्दुल कलाम के समय की थी। सोचो यार, एक आदमी देश की कितना सेवा करके गया। अग्नि मिसाइल कौन बना के गया, अब्दुल कलाम। सतीश धवन, विक्रम साराभाई, APJ अब्दुल कलाम, होमी जहांगीर भाभा, ये 4 ऐसे वैज्ञानिक निकले भारत के जिसका कोई हद नहीं। इन लोग को अमर रहना चाहिए था। होमी जहांगीर भाभा सबसे खतरनाक वैज्ञानिक था, उनको मरवा दिया अमेरिका, उनको मरवा दिया, जानबूझ के उनके जहाज क्रैश करा दिया, मरवा दिया सब उनको। आगे देखते हैं, तो भारत के पास बड़ी मिसाइलें थी, अग्नि थी, पृथ्वी थी, त्रिशूल थी, बहुत बड़ी बड़ी मिसाइल। और जबकि APJ अब्दुल कलाम अपने जीवन काल में ही कहे थे कि बड़ी मिसाइलें शोपीस बन के रह जाती है, और एक अक्षरशः बात सही थी। एक को बड़ी मिसाइल रूस ने नहीं चलाया, एक को चलाया है नहीं। रीजन क्या है कि आपका झगड़ा आपके पड़ोस वालों से होगा। अभी बताओ, कोई आदमी बेंगलोर में रहता होगा, पटना के आदमी से झगड़ा क्या होगा, होगा। अब भारत को बताइए, नॉर्वे से झगड़ा होगा, भारत को अर्जेंटीना से झगड़ा होने जाएगा, भारत को अगल बगल वालों से होगा, पाकिस्तान और किससे, चीन। तो अब्दुल कलाम ने कहा था कि छोटी मिसाइलों पर ध्यान देना चाहिए, और APJ अब्दुल कलाम अंतरिक्ष सेक्टर के ज्यादा जानकार थे, इसलिए उन्होंने जितनी मिसाइलें बनाई थी बैलिस्टिक मिसाइल थी, बहुत लंबी लंबी दूर मार करने के। लेकिन पास की भी मिसाइलों की युद्ध में बहुत ही ज्यादा जरूरत थी, इसलिए रूस से भारत ने क्या कर लिया, समझौता किया, और ब्रह्मोस मिसाइल बनाने का तय हुआ। लेकिन रूस MTCR का सदस्य था और भारत MTCR का सदस्य नहीं था, इसलिए भारत और रूस ने जब 1999 में जब ब्रह्मोस मिसाइल बनाने का समझौता किए, तो उस समय ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज 290 किलोमीटर रखी गई थी। समझ में आया क्यों, 300 किलोमीटर से ज्यादा के मारक क्षमता नहीं हो सकती। लेकिन जैसे भारत ने MTCR का सदस्य बना, उसके 1 हफ्ता बाद भारत ने 650 किलोमीटर मारक क्षमता वाली ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण कैसे कर दिया। मैंने 1 हफ्ता मिसाइल बन गया होगा, नहीं। इसलिए शरीफ मत समझिएगा, भारत को भी ऐसा ऐसा चीज है सेना में जिसको अगर बता दिया जाए तो पूरी दुनिया दंग रह जाएगी। लेकिन चूंकि ज्यादा आगे बढ़ने के बाद इंसान की अपनी जिम्मेदारी भी बनती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम भारतीय मीडिया के तो है नहीं कि अपना चैनल चमकाने के लिए देश बेच दे, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं तो बाकी बहुत सारी ऐसी चीजें, ब्रह्मोस NG है, ब्रह्मोस S वर्जन है, जो भारत परीक्षण करके सब कुछ करके रख चुका है, लेकिन बताया ही नहीं है। वो सरप्राइज अटैक मारेगा वहां पर, समझ में गया। अब आप अपने अंदाजा लगाइए कि जिस देश को 1 हफ्ता पहले MTCR का सदस्य बनाया गया हो और कहा गया कि ठीक है अब आप 300 किलोमीटर से ज्यादा मारक क्षमता की भी मिसाइल रख सकते हैं, वो 1 हफ्ता में परीक्षण कैसे कर दिया। 1 हफ्ता में जो आपका 1 हफ्ता में बढ़िया 1 कमरा का मकान नहीं बन पाता, मिसाइल बना देंगे, नहीं ना। पहले से क्या चल रही थी, तैयारी पूरी थी, बस इंतजार था किसका, कार्ड छपाने का। कार्ड छपाया, विदाई हो गया। समझ में आ गया कि नहीं गया। इसलिए आप उतना ही जानिए जितना जानने से आपको अपने देश के प्रति गौरव महसूस हो। इतना मत जान लीजिए कि उसके जानने से दूसरे सतर्क हो जाए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब वही मीडिया वालन को सब बात पहले से पता रहता ना, यह देखिए हमारे चैनल पर, यहाँ पर 20 कन्या सब अदब लगेगी, सब न्यूज चैनल वाला सब देश बेच दिया, सब उल्टा सीधा काम करके पूरा देश बेच दिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चलो अब ध्यान से देखते हैं क्या हो गया। क्वेश्चन पूछ रहे हो, भारत MTCR का सदस्य है,
हाँ है MTCR का नवीनतम सदस्य। अब भारत कितने भी क्षमता का मिसाइल बना सकता और उन 35 देशों को कितनी भी लंबी दूरी की मिसाइलें बेच सकता और वो 35 देश आपस में कितनों बड़का खतरनाक मिसाइल खरीद के रख सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत? लेकिन भारत ने जब फिलीपीन को मिसाइल बेचा है तो क्या फिलीपीन को 300 से ज्यादा वाला बेच सकता है? हाँ नहीं। तो भारत का जितना पुराना मिसाइल था 290 वाला धकाधक सब बेच दिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और ये हम पिछले 1 साल से चिल्लाते आ रहे थे कि भारत EMI पर मिसाइल बेच दे। अब अगर आप पीछे वीडियो देखते होंगे तो हमेशा से ये बोल रहे थे और हुआ भी यही। फिलीपीन को भारत ने लोन पर मिसाइल दिया है, ले जो पैसा बाद में दियो। डबल फायदा, एगो चाइना का सरदर्द बना रहेगा और दूसरा भारत का पुराना मिसाइल वहां निकल जाएगा। अब MTCR का सदस्य बनने के कारण भारत एक बहुत खतरनाक मिसाइल बना रहा है। इतना खतरनाक कि आप अंदाजा लगाइए कि अमेरिका जो है सीरिया में लड़ाई लड़ रहा था। ये जगह है सीरिया में लड़ाई लड़ रहा था। अचानक लाल सागर से कुछ मिसाइलें निकलती हैं और वो सीधे सीरिया में प्रवेश कर जाती हैं और सीरिया में प्रवेश करती हैं और वह मिसाइलें जो हैं वो 600 किलोमीटर दूर से निकलती हैं और पूरी दुनिया देखते रह जाती है। उन मिसाइलों को कोई रोक नहीं पाता है और मिसाइल सीरिया में प्रवेश करके सीरिया विद्रोही वालों के पूरे अड्डे को उजाड़ देती है। सीरिया में जो सरकार है वो रूस का फेवर की है और वो सरकार गिरने ही वाली थी कि लाल सागर से निकली हुई मिसाइलों ने पूरा गेम पलट दिया। जो सीरिया सरकार हार रही थी, आज सीरिया सरकार अपना देश बचा ली है और अमेरिका को वहां से भागना पड़ गया। वह मिसाइल जिरकन थी। भारत उस मिसाइल को भारत में बना लिया है जिसका नाम ब्रह्मोस 2 है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और इतना खतरनाक, चाइना को बस एक चीज से डर है। किससे? हाँ, लाल सागर में कहां से निकला था किसी को नहीं पता। लाल सागर पनडुब्बी के नीचे से मार दिया। वहां से नेवी की शिप लगी थी, पनडुब्बी से नहीं मारा था। रूस अपना नौसैनिक का शिप कहां भेजा? यहां पर, और यहां खड़ा करके मारा। एक बार सीरिया उदिया गया, नेवी के शिप से मारा था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? डुबा दिया जिसको, मॉस्कोवा। यूक्रेन जिस शिपवा को मार के डुबा दिया, मॉस्कोवा मारा था उसी से। वहां पे मिसाइल बहुत खतरनाक। शिप तो केवल ट्रांसपोर्ट का काम करती है ना, उस पर हथियार कौन सा रखे हैं इस बात पर डिपेंड करता है। एक गलती हुई थी, मॉस्कोवा शिप नहीं डुबा रहा था। अगर रूस ने अपना सैफ सिस्टम चालू कर दिया रहता तब। सैफ सिस्टम जो होता है मिसाइलों से जहाजों को बचा लेता है वहां पे। लेकिन जानते हैं ना, बड़े बड़े लोगों से भी गलती हो जाती है। उसको लगा छोटका देश क्या कर लेगा। यहाँ पर आगे बढ़ जाए। मारा क्यों था? अमेरिका यहां पे सरकार गिराना चाहता था और उस सरकार को बचाना कौन चाहती थी? रूस। अमेरिका का अगर आप साथ नहीं दीजिएगा तो अमेरिका आपकी सरकार को गिरा देगा। हमेशा क्या कर देगा? गिरा देगा आपको। ये बहुत खतरा है अमेरिका, इस पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। हम हमेशा एक चीज देखता, ये गोरखा सब पे हम कभी भरोसा नहीं करते। अरे वो इंडिया में गोरा वाला नहीं, इंडिया में गोरा काला तो कितनों गोर रहेगा, काले काला आएगा। वो जो होता है सब छीलल मुर्गा वाला अंग्रेजवा, इस जो खचरा होता है सब यहाँ पर। MTCR समझ में आ गया? अभी बताओ, भारत 35 देश आपस में कितना भी खतरनाक मिसाइल को बना सकते हैं, बेच सकते हैं, लेकिन जो MTCR का सदस्य नहीं है वो वही 300 से नीचे पड़ रही है। जैसे चाइना, जैसे पाकिस्तान चाइना से कहता हमरो खतरनाक हथियार देना, होता है MTCR का सदस्य नहीं है, बैन लग जाएगा। अब देखिए हालत क्या होगा। रूस जो था, नहीं कुछ नहीं कर सकते। हाँ, बना सकते हैं लेकिन बेच नहीं सकते। अपनी टेक्नोलॉजी पे बना सकते हैं, बेच नहीं सकते। तो क्रूज मिसाइल जो होती है, जो नीचे नीचे उड़ती है, उसकी टेक्नोलॉजी बहुत मुश्किल होती है। अब सोचिए ना, इतना नीचे उड़ती है कि रडार के पकड़ में नहीं आती है। अब भारत ने अपने एक जहाज को मार के गिराया समुद्र तल से 3 मीटर ऊपर, मतलब हमारी लंबाई 3 मीटर है। हमारी लंबाई कितनी है? 3 मीटर। सोचिए समुद्र तल से कितना नीचे से आया था मिसाइल? 3 मीटर। दिखाई तक नहीं दिया था मिसाइल। इतना नीचे हवा में आएगा तब ना मार दीजिएगा जी, वो नीचे नीचे आ रहा है, मार के दीजिएगा। भारत के पास अलग अलग टाइप के ब्रह्मोस मिसाइल है। एगो एस वर्जन है, ऐसे ऐसे उड़ता है। कुल मिसाइलें पगला जाती है, सोचो जाएगा किधर? समझ में? एक मारना एकदम मुश्किल है। एगो 80 डिग्री वाला जाएगा ऐसे, अचानक से गिर जाएगा ऐसे, पता नहीं चलेगा। नीचे वाले जहाज गए, वो जैतो रे जैतो, धाए मुड़िए पे गिर जा। चाइना बस एक चीज से डरता है, किससे?
ब्रह्मोस। अब भारत ने ब्रह्मोस किसको दे दिया? फिलीपीन को। और किसको देने वाला है? वियतनाम। और किसको दे देगा? जापान। लो ससुरे मरो उधर। भारत की विदेश नीति चाइना को लेकर एग्रेसिव नहीं है। याद रखिए, आपका दुश्मन टेंशन फ्री होगा तो आप ही पे भिड़ेगा, इसलिए दुश्मन को हमेशा टेंशन में दीजिए और हमेशा अच्छे संगति से उसको घेर के रखिए। संगति का मतलब ही होता है संग संग गति। संगति मतलब क्या होता है? संग संग गति। उसी को क्या कहेंगे? संगति। बार बार लोग कहते हैं ना संगति का असर पड़ता है, तो वही असर ही पड़ेगा। अब गधा और घोड़ा का संगति कर देंगे तो संग संग गति। ले ससुरा, हो गया, घोड़ा धीरे धीरे चलेगा। आगे बढ़े। अब चाइना को ना रूस का S-400 मिसाइल चाहिए था। क्या चाहिए था? S-400। ये मिसाइल बहुत महंगा है, 6000 करोड़ का एगो इसका क्या है? यूनिट है। बहुत महंगा मिसाइल है, भारत ने खरीदा है। अब क्या है, रूस इसको खरीदना चाहता था, चाइना। ये बहुत खतरनाक एयर डिफेंस है, एक को जहाज को अंदर आने नहीं देता है। अगर ये लग गया ना, एक को जहाज को अंदर आने नहीं देगा। इतना दुनिया का सबसे खतरनाक है। अब चाइना खरीदने चला, पेमेंट कर दिया, रूस उसको भेज दिया S-300। चाइना का अरे चोट्टा कहीं का, पैसा ले लो S-400 का। अब मिसाइल दिया S-300। S-300 1995 का मॉडल है और S-400 2015 का मॉडल है, एकदम लेटेस्ट है। S-400 एकदम लेटेस्ट। S-500 अभी बन के तैयार भी नहीं हुआ है। S-400 चाइना घुसिया गया, धोखा हुआ हमारे साथ। तो रूस का गिरे बैला कहीं का। तो यहाँ इंटरनेशनल रिलेशन कोई नहीं पढ़ाता है। तुम MTCR का सदस्य है, चाइना का नहीं, तो कहां से तोरा 300 किलोमीटर ज्यादा मारक क्षमता का मिसाइल दे दे? चाइना का मुंह लजा गया, पैसों बर्बाद हुआ और 300 वाला मिला। अब इस मिसाइल को वो यहां ले आके तैनात कर दिया। अब भाई बॉर्डर पे तैनात कीजिएगा तो 300 किलोमीटर अंदरवा घुस के मार देगा। अब भारत को वहां जहाज उड़ाना मुश्किल हो गया। भारत भी खरीद लाया S-400। और भारत किसका सदस्य है? MTCR। किसका सदस्य है? MTCR का। समझ में आ गया? कितना का मिला था भारत? 400 किलोमीटर। भारत वाला कितना है? 400 किलोमीटर और उसका वाला 300। अब कुछ लोग ये कह रहे थे कि भारत बड़ी देर से खरीदा। रे लोल कहीं का, भारत को देर से MTCR का सदस्यता मिला। भारत इसी का इंतजार कर रहा था कि जैसे MTCR का सदस्य बने कि समझौता करे। इधर साइन हुआ MTCR पे और उधर साइन हुआ किस पर? S-400 पे। ये बात हम लोगों को रूस बताया था कि देख हम पैसा लेंगे S-400 का और थमा देंगे S-300, फिर मत कहना चाइना को बेच दिए, ओकरा से हमको क्या मतलब है? तुम तो हमारे पुराने दोस्त हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? MTCR समझ में आ गया आप लोगों को? समझे में आया ही होगा। MTCR वगैरह CTBT ये सब चीजें, हालांकि आप लोग का ज्यादा इंटरेस्ट सीरियल में रहता है, हालांकि सीरियल से ज्यादा इंटरेस्टेड क्या रहता है? इंटरनेशनल रिलेशन। अब आगे का क्लास कल करेंगे।